हेलो एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ओम्स लॉ क्या होता है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor gets drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied. फॉर्मूला होता है Vd is equals to E tau by m. Resistance, ratio of potential difference across the ends of a conductor to the current flowing through it. R is equal to V upon I या ml over a n square tau. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि नंबर डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और चौथा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। साथ में वी ऑल्सो नो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अब अगर लेंथ कर दी जाए 1 मीटर और एरिया कर दिया जाए 1 मीटर स्क्वायर, सो उस सिनेरियो में हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो, यानी कि हम कह सकते हैं resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square। ये resistivity की डेफिनेशन बोर्ड में भी पूछी गई है। SI यूनिट इसकी देखें तो वो होती है ओम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम रेजिस्टिविटी का देखें तो वो है ML3T-3A-2। Now, relation between resistivity and relaxation time अगेन बोर्ड में पूछा हुआ है कई बार। देखिए हमें पता है R इज इक्वल टू ml ओवर a n स्क्वायर टाउ। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रीअरेंज किया तो हम लिख सकते हैं R क्रॉस a अपॉन L इज इक्वल टू m ओवर n e स्क्वायर टाउ। और R क्रॉस a अपॉन L आपका क्या होता है? रेजिस्टिविटी, यानी कि हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू m ओवर n e स्क्वायर टाउ, जो कि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी बोर्ड में भी पूछा हुआ है। तो अभी हमने डिराइव किया था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, जो कि था रो इज इक्वल्स टू m ओवर n e स्क्वायर टाउ। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये देखेंगे कि रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ मटेरियल, जो डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी के ऊपर। और यहाँ हम देख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। जैसा कि मैंने कहा नंबर डेंसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, सो उस हिसाब से रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। यहाँ हम इससे देख सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। साथ ही साथ ये हम जानते हैं कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम ही होगा। तो इस रिलेशन रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ और ये दूसरा रिलेशन टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को स्टडी करके हम कह सकते हैं कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है उसको ग्राफ की फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे, मेटल्स के केस में, एलॉयज के केस में और सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के केस में। तो पहला केस आता है मेटल्स का। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल्स, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, बट ये लीनियर इंक्रीज नहीं है।
और ये ग्राफ बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों करती है मेटल्स के केस में। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, उसका मतलब क्या होगा, रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या था, एन यानी कि नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मेटल्स के केस में कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे एक ही फैक्टर आ रहा है, वो कौन सा है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो रजिस्टिविटी इंक्रीज ही करेगी। इसीलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। देखिए बोर्ड में पूछा हुआ है रीजनिंग, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। दूसरा केस आता है एलॉयस का। तो ये रहा रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन ग्राफिकल फॉर्म में एलॉयस के लिए। तीसरा आता है इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। उसमें अगर आप देखें रजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन कई बार पूछा हुआ बोर्ड में। रीजनिंग देख लेते हैं। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, लेकिन नंबर डेंसिटी इंक्रीज करती है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नंबर डेंसिटी का इंक्रीज है वो डिक्रीज इन टाउ से काफी ज्यादा होता है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ एन इज मोर देन द इम्पैक्ट ऑफ टाउ। और यहां हम जानते ही हैं रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो अगर एन इंक्रीज कर रहा है तो रजिस्टिविटी डिक्रीज ही करेगी। temperature dependence of resistivity. Now temperature dependence of resistivity of metals के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे हमारा रो है रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रो नॉट है रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट, यानी कि राइज इन रजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रजिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। अब ध्यान देने की बात यह है कि अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स के लिए, इंडिकेटिंग रजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए, इंडिकेटिंग रजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। फिर आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आर इन जनरल द सेम। The only way they can differ is if the shape and size of the resistor in question changes appreciably with temperature. ध्यान दीजिएगा कि हमारे क्वेश्चंस में हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को सेम लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। पहला सवाल, an electric toaster uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature, that is 27 degrees Celsius, is found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ohm. What is the steady temperature of nichrome element? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 to the power of minus 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो क्या क्या गिवन है हमें, T1 गिवन है, R1 गिवन है, V गिवन है, I गिवन है और अल्फा गिवन है। तो रेजिस्टेंस R2 एट द स्टडी टेम्परेचर आपका होगा R2 इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू 230, I की वैल्यू 2.68, तो हमारे पास R2 निकला 85.8 ओम। Now we know alpha is equal to R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1। इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी, तो हमारे पास आया T2 minus 27 is equal to 820, यानी कि T2 is equal to 847 डिग्री सेल्सियस।
Next question, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. क्या क्या गिवन है हमारे पास? R0, R100 एंड RT. तो इसमें दो केस बनेंगे. पहला केस होगा अल्फा इज इक्वल टू R100 माइनस R0 अपॉन R0 इन ब्रैकेट 100 माइनस 0. इसमें वैल्यूज रखी तो हमारे पास अल्फा निकलता है 0.23 अपॉन 500. केस 2 उसमें आपका होगा अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इन ब्रैकेट T माइनस 0. यहाँ हमने वैल्यूज रखी तो हमारा अल्फा निकलता है 0.795 अपॉन 5t. इन दोनों के बेस पे हम कह सकते हैं कि 0.23 अपॉन 500 इज इक्वल टू 0.795 अपॉन 5t. इसे सॉल्व करें तो t निकलता है 345.65 डिग्री सेल्सियस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एट रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm given that the temperature coefficient of resistor is 1.7 into 10 to the power of minus 4 per degree Celsius. क्या क्या given है हमारे पास? T1, R1, R2, अल्फा. T2 निकालना है. हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1. इसमें सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं तो हमारा T2 निकलता है 1027 डिग्री सेल्सियस. Next question, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. हमारे पास क्या क्या गिवन है? R1 है, T1 है, R2 है और T2 है. तो हमारा सिंपल ही है. इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर होगा अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1. सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास अल्फा निकलता है 3.94 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस. Next question, a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 to the power of minus 4 per degree Celsius. तो इसमें हमारे पास गिवन है V, I1, I2, T1 और अल्फा. अब इसमें पहला है बिफोर सेटलमेंट. उस सिनेरियो में आपका होगा R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1 जिससे हमारा R1 निकलता है 71.88 ओम. दूसरा केस है आफ्टर सेटलमेंट. उसमें R2 इज इक्वल टू V अपॉन I2 जिससे हमारी R2 की वैल्यू निकलती है 82.14 ओम. Now we know alpha is equal to R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1. इसमें सारी वैल्यूज रख के अगर सॉल्व करता हूँ तो T2 निकलता है 866.6 डिग्री सेल्सियस. Next question, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power of minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? क्या क्या गिवन है हमारे पास? L है, A है और R है. मुझे निकालना है रेजिस्टिविटी. रो उसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू R क्रॉस A बाय L. इसमें वैल्यूज रखी तो हमारे पास रो निकलता है 2 into 10 to the power of minus 7 ohm meter. Next question, choose the correct alternative. Alloys of metal usually have greater or less resistivity than that of their constituent metals. तो आंसर है greater. ठीक है, इनकी alloys of metals की resistivity ज़्यादा होती है constituent metal से. दूसरा, alloys usually have much lower or higher temperature coefficient of resistance than pure metals. So इसका जवाब है lower temperature coefficient than pure metals. तीसरा आता है resistivity of the alloy manganese is nearly independent of or increases rapidly with increase in temperature. तो जवाब है it is independent of increase of temperature. Next, the resistivity of a typical insulator is greater than that of a metal by a factor of order 10 to the power of 22 or 10 to the power of 3. तो इसका जवाब है
that the resistivity of a typical insulator is greater than that of a metal by a factor of the order of 10 to the power of 22. Next question, two wires of equal length, one of aluminium and the other of copper, have the same resistance. Which of the two wires is lighter? Hence explain why aluminium wires are preferred for overhead power cables. हमें resistivity of aluminium, resistivity of copper, relative density of aluminium and relative density of copper is given. So overall में हमें क्या क्या given है? Resistance of aluminium wire is equal to resistance of copper wire. Length of aluminium wire is equal to length of copper wire. Resistivity of aluminium, resistivity of copper, relative density of aluminium and relative density of copper. Now according to the question, resistance of aluminium is equal to resistance of copper. इसे हम लिख सकते हैं resistivity of aluminium into length of aluminium divided by area of aluminium is equal to resistivity of copper into length of copper wire upon area of copper wire. अब length तो दोनों में equal थी, तो उस बेस पे rearrange करके हम लिख सकते हैं area of aluminium divided by area of copper is equal to resistivity of aluminium by resistivity of copper. इसमें values put करते हैं तो हमारे पास आता है area of aluminium by area of copper is equal to 1.52. Now we can write mass of aluminium is equal to volume of aluminium wire into relative density of aluminium. क्यों? क्योंकि mass आपका होता है volume into density. Similarly हमने क्या किया, copper wire के लिए लिखा mass of copper is equal to volume of copper into density of copper, और यहाँ हमने रेशो निकाला हुआ mass of aluminium by mass of copper का. अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, जो कि हमने एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स के रेस्पेक्ट में लिखा. लेंथ तो हमने अभी अभी देखा ही था, क्वेश्चन में गिवन है, सेम है. और ये रेशो अभी अभी हमने निकाला था, और रिलेटिव डेंसिटी तो ऑलरेडी गिवन है. तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास मास का रेशो निकलता है 0.46 विच इज लेस देन 1. यानी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द मास ऑफ कॉपर वायर, यानी कि एल्यूमिनियम इज लाइटर देन कॉपर. As aluminium is lighter than copper, so it is preferred for overhead power cables. Next question, resistivity of a given conductor depends upon temperature, area of cross section, length या shape, और इसका आंसर है temperature. Next question, a wire of length L0 has a resistance R0. It is gradually stretched till its length become 2L0. Plot a graph showing variation of its resistance R with its length during stretching. दूसरा, what will be its resistance when its length become 2L0. तो पहला है हमारा resistance, हम जानते हैं R is equal to rho L by A. इसमें हमने L से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हमारा बन गया R is equal to rho L square upon वॉल्यूम. हमें बनाना है ग्राफ किस किस के बीच में, रेजिस्टेंस और लेंथ. तो हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा. दूसरा, न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 4R0. क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. तो आपकी जब लेंथ ट्वाइस हो गई तो स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी. Next question, A part differentiate between electrical resistance and resistivity of a conductor. B part to metallic rods, each of length L, area of cross section A1 and A2 having resistivities ρ1 and ρ2 are connected in parallel across a DC battery. Obtain the expression for the effective resistivity of this combination. तो सबसे पहले ए पार्ट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इक्वल्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट to the resulting current flowing through it. Now electrical resistivity of a conductor equals the resistance of a wire of unit length and unit area of cross section drawn from the material of that conductor. Simple भाषा में आप simple definitions भी लिख सकते हैं. अब आते हैं हम B पार्ट पे. यहाँ पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो हम लिखेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. इसे हम लिख सकते हैं 1 upon rho equivalent into L upon A1 plus A2. यहाँ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें लेंथ तो सेम रहती है, लेकिन एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए हमने L की जगह L ही लिखा है, लेकिन एरिया की जगह A1 plus A2 लिखा है. इज इक्वल टू 1 upon rho 1 into L upon A1 for the first metallic rod plus 1 upon rho 2 L upon A2 for the second metallic rod. इसे हम लिख सकते हैं A1 plus A2 upon L equivalent is equal to A1 upon L
into rho 1 plus A2 upon L into rho 2। L कॉमन होके कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अपॉन रो इक्वेलेंट इज इक्वल टू A1 अपॉन रो 1 प्लस A2 अपॉन रो 2। फिर हमने यहाँ एलसीएम लिया और उसके बाद सॉल्व किया तो हमारे पास निकलता है रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1 रो 2 इन ब्रैकेट ऑफ A1 प्लस A2 अपॉन A1 रो 2 plus A2 row 1, which is the required answer. Next question, show on a plot variation of resistivity of a conductor or copper as a function of temperature। कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। Now using the expression for the resistivity in terms of number density and relaxation time between the collision, explain how resistivity in the case of a conductor increases with the rise of temperature। Again कई बार पूछा हुआ है। तो resistivity का फॉर्मूला होता है हमारा रो इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। इसके बेस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हम देखते हैं रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नाउ इन कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर while number density remains constant। सिंपल भाषा में कहें, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है कंडक्टर्स में तो उससे रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। और एन तो कांस्टेंट रहता है तो उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, तो इम्पैक्ट सिर्फ किसका है, टाउ का। टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। अब ये कर रहा है डिक्रीज, ये अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज ही करेगी। Next question, show on a plot variation of resistivity of a semiconductor or silicon as a function of temperature। Again बहुत ज़्यादा बार पूछा गया बोर्ड में। Now using the expression for the resistivity in terms of number density and relaxation time between the collision, explain how resistivity decreases in a semiconductor with the rise of temperature। Again कई बार पूछा हुआ है। resistivity का फॉर्मूला है हमारा rho is equal to m over n e square tau। और अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं resistivity of a semiconductor decreases with increase in temperature। सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है। देखिए सेमीकंडक्टर्स में आपका नंबर डेंसिटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर, और नंबर डेंसिटी का जो इम्पैक्ट है वो डोमिनेट करता है डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम के इम्पैक्ट को। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है एन का। अब एन अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो रजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी डिक्रीज इन ए सेमीकंडक्टर विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ये पिछला ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। रेजिस्टिविटी हम जानते हैं रो इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ये इनवर्स का ग्राफ बनता है। ठीक है ना, विद राइज इन टेम्परेचर या विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, लेकिन नंबर डेंसिटी इंक्रीज करती है, और उसकी जो इंक्रीज है वो डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप ये लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद rise in temperature as temperature coefficient of resistivity यानी कि अल्फा ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। ये एक नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, nichrome and copper wire of same length and same radius are connected in series, current I is passed through them, which wire get heated up more, justify your answer। सो नाइक्रोम जो आंसर होगा, रीजन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, और कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। Next question, on the basis of electron drift, derive an expression for the resistivity of a conductor in terms of number density of free electrons and relaxation time। तो आपको क्या करना है, derive करना है rho is equal to m over n e square tau। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टिविटी आपका डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टेम्परेचर और नंबर डेंसिटी के ऊपर। ये हमारा फॉर्मूला जिसके बेस पे हमने कहा रो इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, इसके बेस पे हमने दो फैक्टर देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेनिन विच मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। पूछा हुआ बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा, और दूसरा हाई रेजिस्टिविटी। इन्हीं दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे मैग्नेनिन जो है उसको सूटेबल समझा जाता है फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 to the power of minus 4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 to the power of 28 per meter cube, calculate the resistivity of the material of wire।
तो हमें गिवन है वोल्टेज, लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और n। ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय m, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू m ओवर n e स्क्वायर टाउ। नाउ फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू v अपॉन vd l n e। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो हमारा आंसर आता है 1.56 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। Next question, two wires, one of copper and other of manganese have the same resistance and equal length. Which wire is thicker and why? बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अब इसका आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है, resistance of copper is equal to resistance of manganese and length of copper is equal to length of manganese. अब पहला मेथड, इसमें हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज किया, रो इज इक्वल टू आर क्रॉस ए बाय एल। अब आर और एल सेम है तो इसका मतलब resistivity is directly proportional to area. Now resistivity of manganese is greater than resistivity of copper, तो इसका मतलब एरिया भी किसका ज्यादा होगा, मैग्नेनिन का, यानी कि थिकर कौन सा वायर होगा, मैग्नेनिन का। दूसरी मेथड देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेजिस्टेंस इज इक्वल, तो हम लिख सकते हैं रो सी यू इंटू एल सी यू अपॉन एरिया ऑफ सी यू इज इक्वल टू रो मैग्नेन इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मैग्नेन। लेंथ सेम थी दोनों की तो कैंसिल हो गई। इसे हम लिख सकते हैं रो सी यू अपॉन ए सी यू इज इक्वल टू रो एम बाय ए एम, या लिख सकते हैं ए एम बाय ए सी यू इज इक्वल टू रो एम बाय रो सी यू। नाउ resistivity of manganese is greater than resistivity of copper, इसका मतलब area of manganese is greater than area of copper, यानी कि मैग्नेनिन वायर is thicker. Next question, a metal rod of square cross-sectional area having length L has current I flowing through it when a potential difference of V volt is applied across its end, figure 1. Now the rod is cut parallel to its length into two identical pieces and joined as shown in figure 2. What potential difference must be maintained across the length 2L so that the current in the rod is still I? Okay. तो पहले फिगर में देखें तो रेजिस्टेंस कितनी निकलती है, R1 इज इक्वल टू रो एल बाय ए। दूसरे फिगर में देखें तो रेजिस्टेंस की नई कितनी निकलेगी, R2 इज इक्वल टू रो, लेंथ हो गई डबल इसीलिए 2L, और एरिया हो गया हाफ यानी कि A बाय 2। तो लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 4 रो एल बाय ए, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ R1। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करंट रिमेन सेम, तो इसका मतलब V बाय आर वन इज इक्वल टू V2 बाय R2, यानी कि V बाय आर वन इज इक्वल टू V2 बाय 4R1, या हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 4V, विच इज आवर आंसर। Next question, two wires, one of copper and other of manganese have same resistance and equal thickness. Which wire is longer? Justify your answer. तो हमें गिवन है रेजिस्टेंस इक्वल है और एरिया इक्वल है। तो पहली मेथड, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर क्रॉस ए बाय एल। आर और ए सेम है यानी कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेनिन इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, और अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो लेंथ कम होगी, यानी कि मैग्नेनिन की आपका क्या होगा, लेंथ कम होगी कॉपर से। सो कॉपर वायर लंबा निकलेगा। दूसरी मेथड में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेजिस्टेंस सेम है तो लिख सकते हैं आर एल बाय ए ऑफ कॉपर इज इक्वल टू आर एल बाय ए ऑफ मैग्नेनिन। अब इसे हम लिख सकते हैं रो इंटू एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रो इंटू एल ऑफ मैग्नेनिन, क्योंकि आपका एरिया सेम था तो कैंसिल हो गया। या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कॉपर बाय लेंथ ऑफ मैग्नेनिन इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेनिन डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। नाउ रेजिस्टिविटी of manganese is greater than resistivity of copper, so length of manganese is less than the length of copper, यानी कि copper wire is longer. Next question, the IV graph for two identical conductors of different materials A and B is shown in the figure. Which one of the two has higher resistivity? अच्छा, अब ये IV ग्राफ है, इसका स्लोप निकालोगे तो निकलेगा 1/r, और शक्ल से ही दिख रहा है कि इसका स्लोप ज्यादा आएगा,
स्लोप ज्यादा आएगा यानी कि रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी यानी कि रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ए की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम है और बी की ज्यादा है। सो बी इज द आंसर। रीजन वही बताया, स्लोप ऑफ IV ग्राफ देता है 1/r, स्लोप बी का कम है, सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बी की ज्यादा होगी। Next, plot a graph showing the variation of resistance of a conducting wire as a function of its radius, keeping the length of the wire and its temperature as constant. So R is equal to rho L upon pi r square, क्योंकि एरिया होता है, एरिया की जगह पाई r square. So हम लिख सकते हैं R is inversely proportional to the square of radius. So inverse का ग्राफ बनेगा, ये R यानी कि रेजिस्टेंस और ये R यानी कि रेडियस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मटेरियल्स, सिलिकॉन भी हो सकता है या गैलियम आर्सेनाइड भी हो सकता है और जर्मेनियम भी हो सकता है, ये हो गया पहला मटेरियल। एंड दूसरा मटेरियल जो है वो कॉपर भी हो सकता है, Ag भी हो सकता है और Al भी हो सकता है। आर कूल्ड फ्रॉम 300 Kelvin to 60 Kelvin, what will be the effect on their resistivity? So कॉपर, Ag या Al यानी कि कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और सिलिकॉन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड या जर्मेनियम यानी कि सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। Next question, a conductor of length L is connected to a DC source of potential V. If the length of the conductor is tripled by gradually stretching it, keeping V constant, how will the resistance of the conductor be affected? Justify your answer. So given L dash is equal to 3L, we know resistance R is equal to rho L by A. Now according to the question, new length L dash is equal to 3L. Now volume remains the same, so V dash is equal to V, यानी कि L dash into A dash is equal to L into A. L dash की जगह 3L लिखा, तो और सॉल्व किया तो हमारे पास A dash निकलता है A by 3. Now new resistance R dash is equal to rho L dash by A dash, क्योंकि मटेरियल सेम है इसीलिए रो सेम रहता है, तो R dash हमारा निकलता है 9 times of R, or we can say R dash is equal to 9R. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCRT सबका धन्यवाद अगर वहाँ से कुछ डेटा या पिक्चर्स ली गई, and do watch the next video which is on current density. Thank you so much.